दोस्तों वीडियो पर आखिरी तक बने रहना क्योंकि बीच में काफी अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इस करप्ट। अपनी बार भाजपा तड़ी पर उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते। दोस्तों इलेक्शंस किसी भी देश की डेमोक्रेसी और उसके पॉलिटिक्स का आधार स्तंभ होते हैं, उसका फाउंडेशन होते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में, लेकिन भारत को भी 4 साल और 2 महीने लग गए अपने यहाँ सबसे पहला इलेक्शन कराने में, क्योंकि 1952 से पहले भारत में किसी भी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन फिर बाद में न्यूली फॉर्म्ड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए भारत में सबसे पहले चुनाव हुए, जिसकी वोटिंग 25 अक्टूबर 1951 में शुरू हुई और करीब करीब 4 महीने चलने के बाद 21 फरवरी 1952 को ये चुनाव खत्म हुए। भारत के इस पहले चुनाव में देश भर की 489 सीटों के लिए 1949 कैंडिडेट्स ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इस चुनाव के लिए वैसे तो 360 मिलियन यानी कि 36 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे दोस्तों, लेकिन सिर्फ 173 यानी कि 17.3 करोड़ वोटर्स ही अपने मत अधिकार का प्रयोग कर पाए थे। और फाइनली चुनाव के परिणाम स्वरूप जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी की एक बहुत ही भारी जीत हुई थी, जिसमें उन्होंने 489 सीट में से 364 सीट्स पर जीत हासिल की थी। और इस रिजल्ट के कारण ही नेहरू बने आजाद भारत के सबसे पहले लोकतांत्रिक रूप से सिलेक्टेड और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं भारत में हो रहे लोकसभा चुनावों की या जनरल इलेक्शंस की। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं ये विश्व की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें 968 मिलियन एलिजिबल वोटर्स 5.5 मिलियन वोटिंग मशीन पर वोट डालेंगे। दोस्तों इस बार 18 मिलियन ऐसे वोटर्स भी हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। और अचंभव की बात तो ये है कि 197 मिलियन वोटर्स ऐसे हैं जो 20 साल की उम्र के आसपास के हैं। और तो और 15 मिलियन पोलिंग एजेंट्स होंगे जो कि 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस पर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए चुनाव कराएंगे। दोस्तों कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो इतनी बड़ी हैं कि वहां पर कुल वोटर्स की आबादी 3 मिलियन से भी ज्यादा है, जो कि जमाइका देश की आबादी के बराबर ही है। और तो और शांतिपूर्ण चुनाव हो और उसकी प्रक्रिया सुरक्षित रहे, इसलिए 30 लाख से भी ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ड्यूटी पर लगाया गया है। दोस्तों एक ऐसी बात जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और वो बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को विश्व का सबसे महंगा चुनाव माना जाता है, जिसमें 8.7 बिलियन डॉलर्स खर्च किए थे इन पॉलिटिकल पार्टीज ने और इन पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों ने। दोस्तों 2024 का ये लोकसभा चुनाव 7 फेजेस में 6 हफ्तों में कंप्लीट होगा। 19 अप्रैल को शुरू होंगे ये चुनाव और 1 जून को इनकी वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट्स। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि हमको वोट कास्ट करने से पहले हमारे बाएं हाथ की पहली उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर या फिर तर्जनी उंगली में जो नीली स्याही लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि वो सामान से दिखने वाली नीली स्याही इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसके निशान के बगैर आपको वोट कास्ट नहीं करने दिया जाता है? तो दोस्तों आज मेरी इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे एक सामान्य से नीले कलर की दिखने वाली स्याही बन जाती है इंक ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में चुनाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और इस वोटिंग में एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है इलेक्शन इंक। सन 1991 में भारत में सबसे पहली बार चुनाव हुए थे, जिसमें 173 मिलियन एलिजिबल वोटर्स ने वोट कास्ट किया था, जिनको चाहिए थे हजारों इलेक्टोरल शीट्स, पोलिंग स्टेशंस, हजारों बैलेट पेपर्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि चुनाव फेयर और फ्रीली हो सके, ताकि आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर डुप्लीकेशन ऑफ वोटिंग ना हो सके। और तभी मिस्टर सुकुमार सेन जो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्होंने ही इस इंडेलिबल इंक यानी कि अमिट स्याही के इस्तेमाल का आइडिया दिया था। और दोस्तों आइडिया ये था कि हर वोटर को वोट डालने से पहले उसके बाएं हाथ की यानी कि लेफ्ट हैंड की पहली उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर या तर्जनी फिंगर पर या तर्जनी उंगली पर ये इंक लगानी थी। और हाँ दोस्तों ये किसी प्रकार की कोई नॉर्मल इंक नहीं होती है, बल्कि एक तरीके की सेमी परमानेंट डाई होती है जो कि 15 दिनों तक आपकी स्किन पर रहती है। काफी सारी ट्रायल्स और एरर्स के बाद में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के केमिस्ट इस फॉर्मूले को खोज पाए थे। दरअसल दोस्तों इस स्याही की खासियत यह है कि इस स्याही में केमिकल्स, डाइज और सिल्वर नाइट्रेट का एक मिक्सचर होता है, जो जब आपकी स्किन से रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। और दोस्तों चूंकि सिल्वर क्लोराइड पानी में नहीं घुलता है, इसलिए आप इसे पानी से नहीं धो सकते हैं और ये ना धुलने की वजह से आपकी स्किन से चिपक जाती है।
पानी से ना धुलने की इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये नॉर्मल सी दिखने वाली स्याही बन जाती है एक इंडेलिबल इंक, मतलब अमिट स्याही। दोस्तों 1951 के भारत के सबसे पहले चुनाव में इस इंक की 3,89,816 फाइल्स यूज की गई थी, लेकिन दूसरे जनरल इलेक्शंस के दौरान विकल्प के रूप में किसी ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यानी चेचक के टीके के उपयोग का सुझाव दिया था। आइडिया ये था कि वोटर्स को बैलेट पेपर देने से पहले उन्हें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई जाए या फिर से रीवैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो निशान होता है वो 1 सप्ताह तक ताजा होता है और निशानी स्वरूप आप उसे 1 सप्ताह तक देख भी सकते हैं, जिससे वोटिंग का डुप्लीकेशन बचाया जा सकता है। और दोस्तों एक तरफ जहां हजारों पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को शामिल करते हुए हजारों वोटर्स का वैक्सीनेशन कराना और दूसरी तरफ स्मॉल पॉक्स के मौसम में ही चुनाव कराना काफी मुश्किल होता, इसलिए ये आइडिया कभी भी प्रकाश में नहीं आया और इस वजह से इंडेलिबल इंक यानी अमिट स्याही भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग बन गई। दोस्तों 1962 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने इस इंक प्रोडक्शन का लाइसेंस मैसूर की एक स्मॉल पब्लिक सेक्टर यूनिट मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड को दिया था और इस कंपनी की स्थापना सन 1937 में मैसूर के महाराजा श्री कृष्ण राजा वडियार द फोर्थ ने की थी, जो उस समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। दोस्तों 1962 के जनरल इलेक्शंस के दौरान मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ने 3,72,923 स्याही की बोतलें भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेट्स को सप्लाई करी थी और इसी तरह द इलेक्शन इंक या द मैसूर इंक का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वोट डालने से पहले उंगली पर स्याही लगाने का नियम न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में है। इसीलिए तो इस अमिट स्याही की मांग न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा 25 और देशों में है। 2018 में अपने यहाँ हो रहे जनरल इलेक्शंस के दौरान मलेशिया ने 1 लाख बॉटल इंडेलिबल इंक का ऑर्डर भारत को दिया था। दोस्तों ये एक डीप पर्पल कलर की इंक होती है जो मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड नाम की कंपनी में बनती है और इस कंपनी को ऑन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। दोस्तों भारत में मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ही इकलौती कंपनी है जो ऑथराइज्ड है इस इंक को प्रोड्यूस करने के लिए, इस इंक को बनाने के लिए। भारत इस इंक को न सिर्फ अपने यहाँ यूज करता है बल्कि 25 और देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे कि थाईलैंड, सिंगापुर, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान एक्सेट्रा। दोस्तों भारत में स्याही को वोटर की बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ की पहली उंगली के जो नाखून है उसके ऊपरी सिरे से निचले हिस्से यानी कि पहले जोड़ तक एक लकड़ी या छड़ी के सहारे लगाया जाता है, लेकिन कंबोडिया और मालदीव्स में वोटर को अपनी उंगलियां इंक के अंदर डुबानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ बुर्किना फासो में एक ब्रश के सहारे से इस इंक को लगाया जाता है और तो और तुर्की में वोटर की उंगली पर स्याही लगाने के लिए नोजल का इस्तेमाल किया जाता है। एक 10 ml की बोतल 750 वोटर्स को निशान लगा सकती है। कंपनी का दावा है कि उनकी इस अमिट स्याही ने दुनिया भर में अब तक 4.5 अरब से भी ज्यादा वोटर्स को निशान लगाया है। 40 सेकंड से भी कम समय में ये स्याही आपकी उंगली पर सूख जाती है। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों तक ये स्याही आपकी स्किन के ऊपर रहती है। लेकिन जाते जाते एक ट्रिविया, दोस्तों भारतीय बैंकों ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद पैसों की एक बार से ज्यादा बार की निकासी को रोकने के लिए इसी इंडेलिबल इंक यानी अमिट स्याही का इस्तेमाल किया था।